हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक पार्ट नंबर 4 रह गया था, हालांकि मैंने 5 अपलोड कर दिया है, तो 4th में मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये एक पेपर है एमकॉम सेकेंड ईयर में सीसास यूनिवर्सिटी मेरठ में, प्राइवेट में, सिक्योरिटीज़, लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो इसमें मैंने 3-4 दिन पहले ये सिलेबस पूरा करवाना था, लेकिन कुछ और न्यूज़ में इसमें बिज़ी हो गया कि ये क्वेश्चन जो है इसमें रह गए थे। तो उसके बाद ये जो मैं पार्ट 4 के नाम से इसको अपलोड करूँगा, ताकि जो है ये आपका जो है पूरा 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। और व्यूवर्स, आप इसकी प्लेलिस्ट जो है देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट में आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे, और जो मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक ऑन मिसलिनियस एमसीक्यूज के नाम से जो मैंने एक तैयार किया है, वो क्वेश्चन बैंक एक्चुअली पीजीटी, टीजीटी और नेट के पर्पस से तैयार किया है, स्पेशली नेट के पर्पस से, क्योंकि पीजीटी, टीजीटी इतना हार्ड नहीं होता नेट के मुकाबले। नेट का पेपर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, तो फिर भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पीजीटी, टीजीटी में आ जाते हैं। तो अगर आप पीजीटी, टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक ऑन कॉमर्स, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ फाइल मंगाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है आप कॉन्टैक्ट उस पर कर सकते हैं, और 500 क्वेश्चंस तक का एक जो एमसीक्यूज आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, केवल 100 रुपीज़ चार्ज लेके। और अगर आप प्रीवियस ईयर का एमकॉम, बीकॉम या बीए का सीसास यूनिवर्सिटी मेरठ का आप क्वेश्चन पेपर मंगाना चाहते हैं तो केवल 10 रुपये का आपसे नॉर्मल सा चार्ज लिया जाएगा, और आपको वो क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन, तो वो मैं इसमें आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आशातीत प्रत्याय दर क्या है? तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि प्रत्याय विकास की दर, वितरण योग्य आय की दर और कुल विनियोग पर प्रत्याय दर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सबसे सुरक्षित निवेश कहलाता है, तो जो बैंक में स्थायी जमा होती है, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में होता है, वो सबसे जो है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद में उसमें हमें या तो वो दुगना होना है, या जो भी कोई गवर्नमेंट उस पर जो है इंटरेस्ट रेट देती है वो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। मकान के क्रय में किया गया निवेश, तो वो एक गैर वित्तीय निवेश होता है। ठीक है। विपणनीय सम्मिलित है, तो इसमें बॉन्ड सम्मिलित होते हैं विपणनीय में। पोर्टफोलियो प्रबंधक का अपने क्लाइंट के प्रति संबंध, तो ऑप्शन सी सही है कि विश्वास आश्रित ट्रस्टी का होता है। OTCEI की विशेषता है, तो ये है बिना कमरे के ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो फिशर एंड जॉर्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। द आर्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो वो है जॉन मूडी। सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करने वाले फंड को कहते हैं, तो उसको हम गिल्ड फंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो गिल्ड फंड है ये हमेशा सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश किया जाता है। ELSS बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। चलिए नेक्स्ट है, नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और जो है आपका बैंक पीओ में और पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नरसिंहम समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग क्षेत्र से होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार कहलाता है, तो वो एक फॉरेक्स बाजार कहलाता है। भारत में ट्रेडिंग की जाने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो ये तीनों ही हैं, USD/INR और Euro/INR और GBP/INR। तो ये सही आंसर है ये सभी। भारत में
सबसे लोकप्रिय करेंसी जोड़ी कहलाती है। ये जो ऑब्लिक करके दे रखा ना, ये एक्चुअली करेंसी जोड़ी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो जो USD/INR है, ये एक्चुअली इंडिया में सबसे लोकप्रिय करेंसी जोड़ी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी करेंसी का हाई एक्सचेंज रेट उस देश को अधिक देता है क्या? आर्थिक लाभ। करेंसी मार्केट में व्यापार कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। भारतीय करेंसी व्यापार का समय है तो वो है सुबह 9 बजे से लेके साय 5 बजे तक। करेंसी बाजार में आवश्यकता नहीं है, तो ना तो नकदी की होती है, ना इक्विटी की होती है, और ना ही ऋण पत्र की होती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, ना नहीं आना था, गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। नकदी, इक्विटी और ऋण पत्र है ना, तो सही आंसर है ये सभी, मतलब इन सभी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन है करेंसी व्यापार में आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए। जब कोई व्यक्ति निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए दंड को नहीं चुकाता है तो निम्नलिखित तरीकों से धन वसूल किया जा सकता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट की कुर्की, व्यक्ति को जेल भिजवाकर, और व्यक्ति की चल संपत्तियों की बिक्री। तो सही आंसर है ऑप्शन डी है सभी। निवेशकों की शिकायतों के निवारण में असफल होने पर किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो वो है धारा 23C। डैश का अर्थ कोई निकाय कॉरपोरेट है जिसमें एक फर्म या अन्य व्यक्तियों का संघ शामिल होता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी। संविदा का अर्थ प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए या इससे संबंधित संविदा से होता है, तो यह परिभाषा दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा 2A। निगमीकरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी की अधिनियम की धारा 2AA। सरकारी प्रतिभूतियां निर्गमित की जा सकती हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा भी निर्गमित की जा सकती हैं और राज्य सरकार द्वारा भी निर्गमित की जा सकती हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ धारा, मतलब कौन सी धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मान्यता से है? तो ऑप्शन डी सही है, धारा 4। प्रतिभूतियों में शामिल होता है या सम्मिलित होता है, तो सारे ही सम्मिलित होते हैं, ऋण पत्र और सरकारी बॉन्ड्स व ट्रेजरी बिल्स और समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो ये जितने भी हैं ये सभी प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज में शामिल होते हैं। म्यूचुअल फंड इकाई को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही है, इसको हम डीमैट खाते में सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में, ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया, टीजीटी और पीजीटी में तो बहुत ही बार आया और अदर कंपटीशन में भी है, कि वर्तमान में भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं? तो अब 24 हैं, पहले 23 थे लेकिन अब जो है वो 24 हो गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने का अधिकार जो है वो किसे है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने संबंधी अधिकार सेबी को किसने सौंपा? तो ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय सरकार ने। प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अपने बहीखातों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है, तो इन्हें केवल ऑप्शन ए सही है 5 वर्षों तक। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति देनी अपेक्षित है, तो ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय सरकार को, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये अपनी एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश करते हैं, हर साल इन्हें पब्लिश करनी पड़ती है, तो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी, केंद्रीय सरकार को जो देनी है वो ज़रूरी होती है।
तो व्यूवर्स, ये जो आपके क्वेश्चंस थे, आपका जो सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट का जो सिलेबस था वो पूरा हो चुका है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ तो वो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगा। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके वैसे भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्टर, ये बात ध्यान रखना कि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम में आप लोगों के लिए कोई भी चॉइस नहीं है, आपको सारे पेपर देने हैं। ठीक है, जो ईयरली बेस्ड है उनको BA BCom BSc उनको केवल एक कोड का पेपर देना है, आप लोगों को सारे पेपर देने हैं व्यूवर्स। थैंक यू।